हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं जा रहा हूं डिस्कस करने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर आपका जेनेटिक्स से, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस फ्रॉम द क्लास 12। बच्चों ये हमारा जो वीडियो है आपका नेक्स्ट पार्ट है सुपर 2020 सीरीज़ के केस में, ठीक है बच्चों। तो इस सीरीज़ में मैं बच्चों आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे चैप्टर के से कर रहा हूँ क्लास 11th और क्लास 12 से। बेसिकली मैं इसमें बच्चों आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही उठाने की कोशिश करता हूँ और ये प्रोबेबिलिटीज़ पे कि ये क्वेश्चंस इस 2020 नीट में आ जाए, इस बेसिस पे मैं ये सेट बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपको बच्चों ये हमारा 2020 सीरीज़ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। और हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में उन क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और कोई अगर आपका सजेशन हो मोस्ट वेलकम है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने सीरीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग टाइम नहीं गंवाते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस क्लास 11। मैं हूं दोस्तों आपका फ्रेंड्स एंड आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का अपना सुपर 2020 सीरीज का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं जेनेटिक्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग करते हैं, ये चैप्टर है 5वां और ये क्लास 12 का है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो चलो हम बढ़ते हैं बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन बोला इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स, बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज द percentage of the white eyes miniature wing recombinant in F2 generation is, ठीक है बच्चों, इन F2 generations मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल रहा है कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इसको, ठीक है। अब ये वाला जो लिंकेज वाला क्वेश्चंस है तो बहुत सारे लोगों के पल्ले पड़ता नहीं है, ऊपर से इसमें मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स, तो टेंशन नहीं लो बच्चों, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएगा इसमें, ठीक है। मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों वो ड्रोसोफिला पे है और ड्रोसोफिलास में यहाँ पे ये क्वेश्चंस कैलकुलेट करके कभी नहीं निकलने वाला बच्चों, ये कैलकुलेशंस बेस्ड नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में 2 क्रॉस दिया है, क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने बच्चों आपका जो ड्रोसोफिला है उसका 3, मैं यहाँ पे पेज भी खोला, बाकी बोलते भी रहता सुनते रहना। इनमें 3 कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया गया है मॉर्गन ने। अब वो 3 कैरेक्टर में एक तो विंग कलर हो गया, सॉरी विंग बोला, आई कलर हो गया, एक हो गया विंग साइज हो गया, तो वही डेवलप और मिनिएचर्स वगैरह उसमें हो गया, ठीक है। और एक बॉडी कलर हो गया, तो 3 को लेके एक्सपेरिमेंट्स किया बच्चों इसमें, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सीधा ये वाला जो डायग्राम दिख रहा होगा ना बच्चों, ये देखो जरा, ठीक है, दिख रहा होगा। मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, आप लोग पेज खोल लो। पेज नंबर है आपका 84 नंबर। तो 84 नंबर पे यहाँ पे 2 क्रॉस किया गया है बच्चों, ठीक है ना, क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे W से हो गया बच्चों ये आपका आई कलर रेड और वाइट, M से हो गया बच्चों यहाँ पे ये विंग साइज है तुम्हारा नॉर्मल एंड मिनिएचर्स, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस बोला, इसमें बोला ना आई वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स, मतलब इन दोनों को लेके एक्सपेरिमेंट्स किया गया, मतलब क्रॉस बी से पूछ रहा है कि F2 जनरेशन्स में, F2 जनरेशन्स में सीधा देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे F2 जनरेशन्स में जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है तुम्हारा, क्योंकि ये तो तुम्हारा जो पेरेंटल था इसमें वाइट और मिनिएचर था और एक वाइल्ड था तुम्हारा, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, वाइट आई है और मिनिएचर्स विंग है, विंग रिकॉम्बिनेंट बोला है इसमें, सीधा सीधा यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रिकॉम्बिनेंट इन F2 जनरेशन्स में।
तो रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज यहाँ पर दे रखा बच्चों सीधा दे रखा 37.2 दिया हुआ। इसको कैलकुलेट नहीं करना बच्चों, कर भी नहीं सकते हम लोग उससे, ठीक है ना। जैसा कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में क्रॉस का परसेंटेज में निकाल लेते थे, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो इसको सीधा आपको रख लेना है, ठीक है ना। पेज नंबर 80 एनसीईआरटी में बोल देता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर है 84। ये क्लास बच्चों 12th क्लास का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा परेशानी होना, थोड़ा एनसीईआरटी देखते रहना है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे है इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड इज सेग्रीगेटेड इन द रेशियो। हाँ, अब ये हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशंस किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट भी याद अगर है तो उससे भी बन जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो अगर निकालते तो बच्चों आता क्या 9:3:3:1 आता। बट यहाँ पे क्रॉस किसका बोला, इसमें बोला येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड, मतलब कलर ऑफ सीड मतलब यहाँ पे एक ही कैरेक्टर का लेकर चल रहा है इसमें। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बच्चों ये बोलता है कि अगर हम जैसे दो ट्रेड्स को लेके अगर क्रॉस करते हैं तो एक ट्रेड का जो एलील है वो दूसरे ट्रेड को इंटरफेयर नहीं करता है। समझ में आ रहा, एक ट्रेड को इंटरफेयर नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यही सीधे सीधे बोला है। तो अगर हम एक करेक्टर्स को लेके चलेंगे तो यहाँ पे रेशियो बच्चों यहाँ पे 3:1 ही आएगा, समझ रहे हो। और देखो इसको प्रोडक्ट रूल लगा करते हैं तो दूसरा करेक्टर का भी वही 3:1 पैटर्न होगा। इसको जब क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ही ये रेशियो आ जाता है आपका 9:3:1 का रेशियो आ जाता है। तो इसमें कोई भी एक करेक्टर का जो असॉर्टमेंट होता है, सेग्रीगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे वन से, ठीक है ना। तो एक सिंगल का तो हमें पता ही है, ठीक है ना, सिंगल का पता है 3:1, सीधा सीधा निकाल दिया हम लोगों ने, खत्म हो गया इसमें। मतलब एक कैरेक्टर्स को लेके अगर हम क्या करें इसमें, अगर इसका गैमेट्स अगर बना के अगर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3:1 का रेशियो में ही आएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये 3:1 का रेशियो हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लगाना था, आंसर हो जाएगा 1, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 3rd नंबर क्वेश्चन से, ए डिजीज विच इज, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा, ए डिजीज विच शोन द ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, ठीक है ना, कैरियर फीमेल। और तो कैरियर फीमेल अगर जैसे वर्ड आता है बच्चों तो उसमें देखो ऑटोजोमल नहीं हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेट रिसेसिव कुछ नहीं होता है, सेक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है सम कैरियर टू द सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ठीक है ना, मेल प्रोजेनी। और मेल प्रोजेनी में इजीली ट्रांसमिट हो जा रहा है लेकिन फीमेल अनफेक्टेड है, तो इसमें केसेस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज होता है, जैसे ये कैरियर है, इसको कैरियर मान के चल रहा है, तो ये आपका रिसेसिव, और रिसेसिव हमेशा रिसेसिव है क्योंकि रिसेसिव हमेशा क्या होता है जब दोनों एलील होगा तो एक्सप्रेस होता है। बट मेल के केस में अगर एक भी सिंगल भी आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सप्रेस हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील है। फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, जो सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो फीमेल के केस में दोनों रहेगा, मतलब एक्सी रहेगा तो ही ये आपका क्या होगा, डिजीज को शो करता है। लेकिन मेल के केस में एक भी होगा तो ये डिजीज शो कर देता है, क्योंकि मेल के केस में यहाँ पे होता है हेमी जाइगस कंडीशंस होता है, ठीक है। तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव। डोमिनेंट इसलिए नहीं बोले कि डोमिनेंट में अगर एक भी अगर है तो ये ट्रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कैरियर अनइन्फेक्टेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ये थर्ड हो जाएगा। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स को शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक कलर ब्लाइंड, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी देखिए बच्चों तो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट, देन यू गो टू सॉल्व दैट वंस, ठीक है ना। तो यू हैव टू ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट टू इजीनेस ऑफ दैट क्वेश्चंस। अगर नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चंस तुम घूमते रह जाओगे, और पेडिग्री ड्रॉ कर लोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो एक कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, हैज़ ए कलर ब्लाइंड सिस्टर, मैन हैज़ ए कलर ब्लाइंड सिस्टर एंड नॉर्मल ब्रदर,
ठीक है ना। और व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द फादर एंड मदर। ओके, सिंपल बनाते हैं। देखो, एक लड़का है, मैन है, ये है XCY, इसकी जो बहन है XC, और इसका एक और भाई है, वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, XY है। ये तीनों के तीनों दो पेरेंट्स से ही आए होंगे ऑब्वियसली, ये पेरेंट के लिए मैंने बना दिया, ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए बना दिया। अब पेरेंट्स का हमें यहाँ जीनोटाइप देखना है, ठीक है बच्चों। देख, यहाँ पे सीधे सीधे ये जो मेल है, मतलब ये जो ब्रदर है उसका, ठीक है, इसके पास एक अनएफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक अनएफेक्टेड है। तो ये मदर के पास दैट मीन्स क्या है, एक नॉर्मल है, मतलब उसके पास ये जो भी डिजीज है कलर ब्लाइंड का, उसका कोई भी एलील उसके पास नहीं है, ठीक है। और वाई के पास तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी में वाई में दिखा नहीं रहा है। बट यहाँ पे ये जो लड़का है, ये लड़का जो है अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसके पास एक मदर से एक्स कैरियर वाला जीन आया होगा और वाई फादर से आ गया होगा। और यहाँ पे सेम ये फीमेल है, तो एक XC मदर से और XC फादर से आया होगा। तो फादर का भी जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी क्या है, हैव ए एलील फॉर द कलर ब्लाइंड्स। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया XXC और XCY। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है एक्स, अच्छा पहले फीमेल का लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे XC ये वाला हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, इसको हटाओ, ये दोनों हो सकता है, और इसमें मेल है XC, मतलब ये सेकेंड आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना बच्चों। तो फोर्थ का यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको पेडिग्री के हिसाब से सॉल्व कर लेना, और इस जो भी जैसे मैं समझा रहा था उसे थोड़ा सा सोचना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ए मदर इज अफेक्टेड बाय द डाउन सिंड्रोम्स caused by an extra copy of chromosome number 21 and father is normal. Percentage of offspring affected by that by the disorder would be, a mother is affected by down syndrome, ठीक है ना। caused by the मतलब मदर का बना लेते हैं हम लोग बच्चों XY मदर का, और उसके पास प्लस एक एक्स्ट्रा 21 नंबर क्रोमोसोम है। फादर जो है बच्चों ये क्या है आपका, नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो मतलब अच्छा मदर में तो XX बनाना था, मदर, ठीक है, और फादर नॉर्मल है, मतलब XY हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग बाय द अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ क्या, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे गैमेट बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर गैमेट बना के इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गैमेट बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे वैसे तो होमो एक ही तरह का गैमेट, लेकिन यहाँ पे अब 2 तरह का गैमेट बनेगा बच्चों। कैसे बता रहा हूँ देखो, एक XX तो गया, एक X में के साथ 21 नंबर क्रोमोसोम गया, बट एक के साथ नहीं गया है, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम X और Y बनेगा। अब जब इसको क्रॉस करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे इसको जब क्रॉस करेंगे, तो अब यहाँ पे ये X प्लस ये 21 नंबर क्रोमोसोम आ गया। दूसरा जब क्रॉस करेंगे बच्चों Y के साथ, तो XY प्लस 21 नंबर क्रोमोसोम्स, और एक तीसरा कर देते हैं हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा XX, और ये यहाँ पे तो है ही नहीं दूसरा, तो दूसरा टेंशन ही नहीं लेना है, और XY, मतलब ये फीमेल नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल है, बट यहाँ पे एक फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, मतलब डाउन सिंड्रोम्स, और एक यहाँ पे भी डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने ऑफ स्प्रिंग्स, तो 50%, मतलब 4 ऑफ स्प्रिंग्स में से 2 अफेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 50% हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। 50% इसलिए बोला कि बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये अफेक्टेड निकला है, ये अफेक्टेड निकला है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 2 आर अफेक्टेड, दैट मीन्स 50% आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से इसका भी गैमेट बना के देख सकते हो, और उसको फ्यूज करके देख सकते हो, तो इजी रहेगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा सा दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। बड़ा सा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ने में क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है।
क्वेश्चन में बोला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन द cause of abnormal number of chromosomes during the human reproduction that cause the Down syndromes, Turner syndromes या क्लिफेंडर सिंड्रोम्स। तो ये जितने तीनों सिंड्रोम्स है बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा कॉपी नंबर आता है। जैसे अभी देखा हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम में तो 21 नंबर कॉपी एक्स्ट्रा था ना, उसी तरह से बाकी समय भी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आ जाता है। तो अब उसका रीजंस क्या है, तो सिंपल है बच्चों, जब मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस जब हो रहा होता है, ठीक है, मियोसिस जैसे जब हो रहा, तो यहाँ पे ये एक, इससे नहीं होगा, रुको मैं दूसरा बना देता हूँ, यहाँ पे जगह ही नहीं बचा, नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, चलो देखें, कोशिश करते हैं। ये क्रोमोसोम्स ये हो गया ये, ठीक है, मान लेते हैं 21 ही ले लेते हैं, ये 21 है, ठीक है, और इसका एक होमोलोगस पार्टनर भी होगा। अगर मान लो ये जब मियोसिस 1 में जाता है तो मियोसिस 1 में तो ये रहेगा, फिर दूसरे में जब आता है तो अगर मान लो इसमें किसी वजह से बच्चों नॉन डिसजंक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो अब जब गैमेट बनेगा, 2 गैमेट बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, इसमें पहले वाले केसेस में तो ये अलग हो गया था तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैंने मियोसिस 2 के टाइम पे, ठीक है ना, मियोसिस 2 के टाइम पे अगर ये अलग ही ना हो, ठीक है, अलग ही ना हो तुम्हारा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो अलग अगर ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा एक 21 नंबर का एक्स्ट्रा कॉपी रह गया साथ में, ठीक है, क्लियर है। और इस वाले में तो नॉर्मल ये है एक और ये दूसरा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लियर नहीं हो रहा बच्चों, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अच्छे से, एक सेकेंड रुक जाओ, दूसरा डायग्राम ले लेते हैं बच्चों, इसमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर है कोई सा भी 21 और ये 21, उसी तरीके से एक दूसरा क्रोमोसोम्स है, जस्ट एग्जांपल ये 20 ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे जैसे क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है और ये अलग होता है 21 नंबर क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, होमोलोगस पेयर जो है, और ये मान लो अलग ही रहा हुआ, मतलब नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे जब गैमेट बनेगा तो 2 गैमेट्स बनेगा, एक ऊपर में ले लेता हूँ, एक नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 21 का एक 20 का एक कॉपी इधर और 20 का एक कॉपी इधर, बट जो 21 नंबर क्रोमोसोम था बच्चों, ये तो चला गया दोनों कॉपी इधर 21 और 21, और इधर 21 का एक भी कॉपी नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन, तो उसमें तो मान के चलते हैं कि नॉर्मल गैमेट आके फ्यूज करेगा इसको, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि उसमें 3 हो जाएगा 21 नंबर, और ये तो 20 आके फ्यूज कर दिया, ये तो 20 नॉर्मल हो गया लेकिन 20 में ही यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे 2n+1 कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सिर्फ एक 21 नंबर क्रोमोसोम आएगा, और ये 22 तो हो ही गया तुम्हारा, 22 हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे 2n-1 एक क्रोमोसोम की कमी होगी, तो इसको बोलते हैं मोनोजोमी, और ठीक है, मोनोजोमी, और इसको बोलते हैं ट्राइजोमी। तो ये ट्राइजोमी कंडीशन पैदा हो जाता है, मतलब ये सारा खेल किसके वजह से, यहाँ पे ये क्रोमोसोम अलग ना हुआ, नॉन डिस्टिंक्शन नहीं कंडीशन होता है, तो उसके वजह से हो जाता है तुम्हारा इसमें, ये कोई भी सिम्टम्स देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, द डुप्लीकेटिव प्रोडक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ड्यूरिंग डीएनए, द डुप्लीकेटिव प्रोडक्शंस, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन तो 2 डीएनए तो बन जाएगा, मतलब क्रोमोसोम बन जाएगा, इसके वजह से तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने का, ऐसा बना कि एक सेट बना ही ना, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा है एबनॉर्मल पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, और ये नॉन होमोलोगस पेयरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसके वजह से भी नहीं होता, इस दोनों को हटाओ। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ सेलेक्टिव लॉस ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स फ्रॉम द सेक्स सेल्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट, गैमेट से कभी भी कोई जो क्रोमोसोम वो लॉस नहीं हो सकता बच्चों, अगर है उसमें तो, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ऐसा नेचर में पॉसिबल तो नहीं है। यहाँ पे दे रहा है द अकरेंस ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यह नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, तो यही आंसर है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग ले लेते हैं आपका
फोर्थ ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा म्यूटेशंस जो है उसमें आप थोड़ा सा पढ़ना, इसको नॉलेजेंस के बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो आप कहीं से लेक्चर देखने की कोशिश करना, ठीक है, देन उसके बाद इसको ट्राई करना, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है कि टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग पीआई डायहाइब्रिड फ्लीज, more parental type of springs were produced than the recombinant type springs. This include, मतलब देखो बच्चों, अगर लिंकेज का ये सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन में भी लिंकेज दिख रहा है, ठीक है। लिंकेज का ये क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें सीधे सीधे। फ्लीज वाला जो है ड्रोसोफिला वाला, वो लिंकेज का केस है। अगर मान लो लिंकेज नहीं होता है तो यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बराबर बनते हैं, बट इफ देयर इज अ लिंकेज तो ध्यान में रखना पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट से हमेशा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। मतलब बनेगा मतलब क्या, F2 हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो ये पेरेंटल टाइप्स का हमेशा ज़्यादा बनता है देन द रिकॉम्बिनेंट से। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला सीधा पहले ऑप्शन में, द 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, तो ये लिंकेज का केस है बच्चों। बाकी देखिए ऑप्शंस में, बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर कंट्रोल बाई मोर देन वन जीन, तो मल्टीपल एलील केस है बच्चों। तो मल्टीपल एलील के केस में अगर नॉर्मल लिंकेज नहीं है तब भी यही सिचुएशन पैदा होता है, तो ये नहीं लेंगे। 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम अगर होगा तो फिर ये नॉर्मल केस माना जाता है, विदाउट लिंकेज माना जाता है, तो उसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट सेम होता है। और क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, तो क्रोमोसोम्स फेल टू मियोसिस से कुछ नहीं है, तो फिर वो तो फिर वही आ जाएगा। अभी जैसे नॉन डिस्टिंक्शंस की बात करें तो बच्चों सेपरेट नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम्स या कुछ दूसरा पैदा हो सकता है। ये दैट्स नॉट अ केस ऑफ लिंकेज, दैट्स यहाँ पे आंसर मतलब ठीक ही दिया है बच्चों, ये पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर का हो जाएगा आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे है इन क्रॉस हाइब्रिड, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, द क्रॉस बिटवीन द these the ratio of the F2 genotypes between these and these would be, ठीक है। बाप रे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों, ठीक है, ऐसे ही परेशान होते होगे आप, बट मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें बच्चों एक प्रोडक्ट रूल है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हम जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट निकालना है, तो अगर हम मोनोहाइब्रिड का निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाता है। ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका गैमेट्स बनाओगे, फिर इसका प्रोडक्ट बनाओगे, तो टोटल 16 प्रोडक्ट इसमें अरेंज करोगे, चचा को 16 प्रोडक्ट अरेंज करोगे। अब उसमें से ये जीनोटाइप कहाँ है उसको देखोगे, तो रेशियो जो आता है बच्चों, एक आता था ना 1:2:1:4:2:1:2 आता है, ऐसा कुछ आता है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोडक्ट आएगा उसमें, ठीक है। बट अब उसमें से ये वाले जीनोटाइप निकालना है, तो अब यहाँ फंस जाओगे बच्चों। अब यहाँ निकालें कैसे, तो सिंपल है, देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको डायहाइब्रिड में निकालने की कोशिश करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में रेशियो आप याद रखना बच्चों, जैसे मान लो ये F2 ये F1 है, मतलब पहले F1 निकालेंगे तो F1 निकालेगा कैपिटल है, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो निकलेगा F2। तो F2 में क्या आ जाएगा बच्चों कि 1/4 कैपिटल है, उसके बाद है 2/4 कैपिटल स्मॉल है, और 1/4 बच्चों हो जाएगा आपका स्मॉल है। ये रेशियो आता है। अब इसी को यूज़ करके निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों कैपिटल है, कैपिटल बी, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों कैपिटल है तो 1/4 और बी सेम उसी तरह से ले लेते हैं, तो इसका भी आ जाएगा 1/4 दूसरा क्या है बच्चों, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, रेशियो निकालते हैं, तो ये 2/4 इंटू 1/4, ये दोनों कैपिटल है इस वजह से लिया मैंने। फिर तीसरा दे रखा बच्चों यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल बी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा बच्चों 2/4 इंटू 1/4 स्मॉल के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट दे रखा है आपका थर्ड, ये दे रखा है थर्ड ये वाला स्मॉल है, स्मॉल बी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, देखो अपने आप आ जाएगा। तो 1/16 16 2/16 यहाँ पे 1/16, दैट मीन्स रेशियो क्या आ गया 1:2:2:1, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे दे रखा है आंसर
थर्ड में दे रखा है। देखा कितना आसानी से निकाल लिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से इस रेशियो को याद रखना और कहीं भी अप्लाई कर देना, बट ध्यान रखना यहाँ पे पेरेंट्स क्या दिया हुआ है, फिर उसका F1 क्या आएगा, फिर F2 निकालना होता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है तो आपका निकल जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। सिंपल है, ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करना है, जल्दी जल्दी हम लोग को करके निकल देना है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द जनरेशंस of non-parental genes combination is, terms used to describe the generations of non-parental genes combinations। तो नॉन पेरेंटल्स कब बनेगा बच्चे, जब यहाँ पे जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या फिर चलो हम ले लेते हैं कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये पेरेंटल क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो ये हाइब्रिड बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्रॉस करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब यहाँ पे बनता है कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल और यहाँ पे स्मॉल टी, तीन इस तरह से बना। तो ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब ये आपका गैमेट इस तरह का कॉम्बिनेशंस बनता है, रिकॉम्बिनेंट बनता है, तभी ये पॉसिबिलिटीज होता है। तो नॉन पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशंस का बनेगा ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशंस। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो गैमेट्स है वो इस वजह से बनता है। अच्छा यहाँ पे तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, बट क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में करोगे तो उसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें दो गैमेट्स रिकॉम्बिनेंट कब बनता है, ये ड्यू टू द मैंने नॉन पेरेंटल जीन कब बनता है आपका, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशंस के वजह से ही होता है। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब रिसप्लिंग ऑफ द जीन कह सकते हो। तो रिसप्लिंग ऑफ जीन्स बच्चों ये आपका रिकॉम्बिनेशंस के वजह से होता है, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द नॉन पेरेंटल जीन्स। थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे गेमेट नहीं कैलकुलेट करो, छोड़ दो, ठीक है ना, हटा देता हूँ, यहाँ पे गेमेट मत कैलकुलेट करो, बट इस कॉन्सेप्ट को तो लगा ही सकते हो ना कि आपका नॉन पेरेंटल जीन्स कब बनेगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तभी बनेगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्जांपल्स ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंसीज। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, देखो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंसेस वगैरह इस तरह से दे रखा है, कुछ एग्जांपल दे रखा है, तो उसको हम लोगों को सीधे याद रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन्स ये हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ब्लड कलर ये बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बोलता है, तो इसमें भी हो सकता है, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए बी टाइप होता है वो हो सकता है, ठीक है। और नहीं भी हो सकता है, ये बेसिकली मल्टीपल एलील का केस हम लोग मान सकते हैं। दूसरा स्टार्च ग्रेन्स इन पी सीड्स, तो ये भी क्या करता है बच्चा, स्टार्च ग्रेन जो होता है ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड्स, ये भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो, इसमें भी होता है तुम्हारा स्टार्च ग्रेन्स। तो कोडोमिनेंसिस के केसेस में मान लो जैसे के केसेस में कैसे बताऊं, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। मान लो जैसे स्टार्च के सिंथेसिस के लिए हम लोग एक जीन ले लेते हैं, मान लो बीबी ले लेते हैं, चलो बीबी, तो इसमें स्टार्च का सिंथेसिस होगा, स्मॉल बी स्टार्च का सिंथेसिस कम नहीं होगा, बट अगर मान लो व्हाट अबाउट दैट वन, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियंस इसमें क्या होना चाहिए, स्टार्च का सिंथेसिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस इंटरमीडिएट हो जाता है बच्चों। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा, और ये तो है ही, यहाँ पे आंसर हम लोग लेंगे 2। तो इसमें याद रखना फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, तो ऐसे भी याद रखना एंटीरियम प्लांट है, और इसको याद रखना, और दूसरा स्टार्च ग्रेन साइज इन द पी सीड्स, तो आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4th हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ 8 फैक्टर लीड टू। 8 फैक्टर जो होता है ये हेमोरेजिक फैक्टर्स होता है बच्चों, ठीक है। तो इससे हेमोफीलिया ए और बी दो ही हैं, एक है फैक्टर 9 से और फैक्टर 8 से होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। तो 8 के वजह से हेमोफीलिया ए होता है बच्चों, और 9 के वजह से हेमोफीलिया बी हो जाता है। सिंपल है, तो इसको याद रखना आसान है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस साल के लिए क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इस पर ध्यान में रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन है नेक्स्ट है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। XO टाइप बोल सकते हो। तो इसमें बच्चों XX जो होता है ये होता है फीमेल, और XO होता है ये होता है मेल,
ठीक है। जैसे एग्जांपल में जैसे ग्रास ऊपर या राउंड वर्म्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फीमेल है वो सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनाएगा एक्स, बट ये जो मेल है बच्चों ये दो तरह का गैमेट्स बनाता है, ठीक है ना, एक्स और एक दूसरा एक्स नोट, ठीक है। इसी से क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। देखो द फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, यहाँ तो एक ही टाइप का बनना है तो सिंगल ही बोलेंगे इसमें, होमोगेमेटिक कंडीशंस। मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, हेट्रोगेमेटिक कंडीशंस होता है, तो ये हो सकता है आंसर। बाकी देख लेते हैं। फीमेल प्रोड्यूस द गैमेट विद द वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे तो है ही नहीं बच्चों, तो ये वाई क्रोमोसोम का दोनों का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों कि एक्स ओ टाइपिंग में एक्स फीमेल और एक्स नॉट हो जाता है तुम्हारा मेल, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है ग्रास होपर्स और एक राउंड वर्म्स, दो इसमें याद रखना तुम लोग इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन बच्चों। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द म्यूटेशंस, ये तो हमें पता है बच्चों, म्यूटेशंस, ये थायमीन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, जिससे ये इसमें याद रखना है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 90 पे दे रखा है, तो वहाँ पे जो थायमीन है वो एडेनिन से रिप्लेस हो जाता है, जिससे पहले ये ग्लूटामिक एसिड्स को ये कोड करता था, अब ये कोड करने लगता है किसको बच्चों, वेलिन्स को कोड करने लगता है, तो इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये 1 हो जाएगा। तो इसमें जब बच्चों देखो यहाँ पे इतना सारा चीज़ तो याद करना पॉसिबल नहीं है, तो जो ये तो बस सिंपल सा है, एनसीईआरटी में साफ साफ डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 पे दिया हुआ बच्चों, 12th के में दिया हुआ, वहाँ पे देख सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। एक डायग्राम बाकायदा अच्छे से बना के दे रखा है, यहाँ पे मैंने खोल के रखा, देखो ये जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो इसमें देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। The next question है the conditions of an extra chromosomes in addition to its homologous pairs, तो ट्राइजोमी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था बच्चों नॉन डिशंस के बच्चे से, तो यहाँ पे ट्राइजोमी कंडीशंस ये कहलाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो ट्राइजोमी हो जाएगा इसमें, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया, तो पहले से 2 है ही है और एक और एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे ना, 2n + 1, तो ये ट्राइजोमिक कंडीशंस हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने जिस बुक से लिया उसमें आंसर शायद ये नलीजोमी दिया हुआ था, यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, द जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटीज इन द प्लांट आर लोकेटेड। बच्चों वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा इसमें हमें जानना है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटीज बेसिकली जैसे प्लांट के केस में, तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियर, ठीक है, बट मेनली जैसे मेज का अगर हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेज में ऐसा देखा जाता है, तो उसमें बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम है ये मेल स्टेरिलिटीज को कंट्रोल करता है। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब कि इसमें जो मेल प्लांट होगा बच्चों, मेल फ्लावर होगा, उसमें पोलन ग्रेन नहीं बनेगा तुम्हारा, ठीक है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट अभी ऐसे मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। क्वेश्चन इसमें हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन बच्चों, 16 नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ नॉर्मल विजन्स थ्रू देयर फादर, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ नॉर्मल विजन्स दोस देयर फादर वर द कलर ब्लाइंड्स, ठीक है ना, कलर ब्लाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर डॉटर बिकम द कलर ब्लाइंड, ठीक है। इसमें 3 जनरेशंस की बात की गई है बच्चों, अब इसको ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है ना, एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दोस्त, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, देखता हूँ, रुक जाओ, थ्रो देयर फादर वेयर कलर ब्लाइंड, फादर वेयर कलर ब्लाइंड, किसका फादर, वे हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन्स दो देयर फादर, मतलब वाइफ का मान लेते हैं, फादर क्या था, कलर ब्लाइंड था, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे हस्बैंड को तो लिख दिया पहले, चलो ये तो नॉर्मल है, बट इसमें जो फीमेल है इसका जो फादर है ये कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड के लिए ये कंडीशन होगा, तो फादर से एक्सी क्रोमोसोम आया होगा, तो इसलिए इसमें मदर का हो गया। अब पूछ रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर, मतलब इन दोनों की अगर एक बेटी हो है एक्स वाई,
ठीक है। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे 4 प्रोजेनी बनेगा, चारों प्रोजेनी को बना के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स सी, ठीक है, ये दूसरा एक्स, इसको ले लेता वाई, इसको हटाओ पहले, तो फिर से लिखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग का वो चार्ट नहीं ठीक से बन पाएगा। फिर इसको x को दूसरे x से क्रॉस कर देते हैं, एक्स एक्स, अब आ जाता है y, तो एक्स सी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई। तो अब इसमें बच्चों देखना, यहाँ पे ये फीमेल कैरियर है, ये फीमेल क्या है तुम्हारा नॉर्मल है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉटर बी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे एक भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, बट एक सन कलर ब्लाइंड है, बट वो पूछा तो है नहीं। आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या कर लेना हम लोगों को, 1 कर लेना है, 0% कोई भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है प्रीडिग्री बना के, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, 17 नंबर है। इन ए पॉपुलेशंस ऑफ 100 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू द जीनोटाइप दैट, और इतना है दैट, और रिमेनिंग है ये। मतलब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, एक पॉपुलेशंस में 1000 लोग हैं, जिसमें से इस तरह के जीनोटाइप के लोग कितने हैं, कैपिटल है, मतलब होमोजोगस डोमिनेंट वाले ट्रेट वाले कितने हैं आपका 360 है। हेटेरोजाइगस कंडीशंस वाले कितने बच्चों 480 हैं, और उसमें रिसेसिव वाला जो है, मतलब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में 160 है। बेस्ड ऑन द डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछ रहा है इन पॉपुलेशंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन में एक ही कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी होता है ना, पी निकालना के लिए हमें बोला है, तो पी कितना है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पी हो गया कैपिटल ए, और क्यू हो जाता है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक पॉपुलेशन में हमें निकालना है, तो यहाँ पे डाटा दिया निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। तो हमें निकालना है कि आउट ऑफ कैपिटल ए में सिर्फ ये, आउट ऑफ टोटल में कैपिटल ई कितना है। तो टोटल तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो पी निकालना है, तो टोटल पॉपुलेशन ही 1000 है, तो मतलब इसमें एलील कितना हो गया 2000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं बच्चों कितना है, देखो 360 प्लस 360, इसको मल्टीप्लाई कर देती कि दो एलील है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलील है, प्लस कर देते हैं 4880, ठीक है, इंटू 100 कर देना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं, ये पॉइंट में निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करते, देखते हैं इसमें कितना आता है, ठीक है। तो सिंपली इसको जोड़ दो, देखो कितना आएगा। थोड़ा मैं इसको, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई मैंने ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1200, और नीचे 2000 था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कितना आ जा रहा है तुम्हारा 0.6 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, मैंने तो ऐसे ही रफली कर लिया है। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा आपका 4th आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये हार्डी विनमैन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है बच्चों, इसको 2 जगह पढ़ना है, एक तो जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, बट इसको हम लोग कायदे से पढ़ना है, आपके इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस पर मैंने बहुत सारे हार्डी विनमैन का एक वीडियो भी बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक आई बटन में दे दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो, तो मैं डाल दूंगा वहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा के रखा है, तो आप उसको जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंकेज रेफर्स टू। तो अभी थोड़ी देर पहले लिंकेज हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि यहाँ पे लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। तो लिंक्ड जीन का मतलब हो गया बच्चों कि एक ही क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, और इन दोनों का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, इनका ट्रांसमिशन एक साथ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कहलाते हैं लिंक्ड जीन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। ए और बी क्या कहलाएगा, अगर मान लो सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहा है, और इनका ट्रांसमिशन एक साथ होता है, तो ये दोनों आपस में लिंक्ड जीन कहलाएंगे, ठीक है। इनका एलील अलग अलग हो, अलग चीज़ है, यहाँ पे लिंक्ड जीन की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन वाला कोई इनहेरिटेंस ऑफ 2 एलील ऑफ सेम जीन। एलील बच्चों जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस दोनों क्रोमोसोम्स है। तो ये मान लो जैसे ये कैपिटल टी है, तो दूसरा उसका जो एलील है ये स्मॉल टी एकदम सेम लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम पे होता है, तो ये एलिलिक पेयर है। तो ये वाले ऑप्शंस में बोला एलिलिक विद 2 एलील्स ऑफ सेम जीन्स, तो ये तो हम नहीं लेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, दूसरा ऑप्शन है अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला तो सिंगल है, इसमें लिंकेज का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद कोइनसिडेंस ऑफ द टू डिफरेंट जीन, ये हो सकता है क्योंकि मैंने बोला ना दो अलग अलग जीन्स का इनहेरिटेंस एक साथ होता है, तो ये हो सकता है। रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया बच्चों। ऑप्शन के हिसाब से थर्ड हो गया तुम्हारा, ऑप्शन जैसा दे रखा उसके हिसाब से इजी हो गया थोड़ा, अदरवाइज इसमें भी बहुत सारे टफ ऑप्शन बन सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा धुंधला है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए एबनॉर्मल, कलर में चेंज हो रहा है, इन ए एबनॉर्मल ह्यूमंस बेबी ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स वाज बोर्न ड्यू टू, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने करा ही बच्चों। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, तो एक्स मान लो सेग्रीगेट हुआ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम मतलब सेग्रीगेट नहीं हुआ तो मतलब प्रॉब्लम इसमें ये गैमेट आ रहा, प्रॉब्लम गैमेट में ही एक्स कम हो रहा था, तो ये कौन है, फीमेल का गैमेट है बच्चों, ठीक है। फीमेल मतलब ओवम या एग वाला, ओवम वाला हो जाएगा बच्चों। फिर जब ये जाके एक नॉर्मल एग से फर्टिलाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब दोनों फर्टिलाइज होगा तो एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्यूजन ऑफ टू ओवा एंड वन स्पर्म, ठीक है, टू ओवा एंड वन स्पर्म्स, टू ओवा वन स्पर्म्स, फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स, अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो यहाँ तो बच्चों ये तो हम लोगों ने लिंकेज के हिसाब से देखा, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही कुछ और दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन, फिर से दोबारा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने जैसा सोचा वैसा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एबनॉर्मल ह्यूमन बॉडी, abnormal human body is with the XX chromosome was born due to the fusion of two ovum and one sperms, ठीक है, हो भी सकता है फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स एंड वन ओवम, फॉर्मेशन ऑफ abnormal sperms in a father, फॉर्मेशन ऑफ abnormal ova in mother, दिया ये हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ abnormal ova, ये एबनॉर्मल हो गया। अब ये जब फ्यूज करेगा तो इसमें सीधा सीधा क्या आ जाएगा बच्चों, ये ट्रिपल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही आंसर दिया हुआ बच्चों, ये हो गया, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसमें कि एबनॉर्मल ओवा की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो मूव करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाँ बच्चों इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मैं बता दूं आपको। जब मल्टीपल एलील का केस आता है जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तो उसमें आई ए, आई बी और आई नॉट 3 एलील होता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि तीनों एलील किसी एक ही इंडिविजुअल में हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील हो सकता है, पॉपुलेशन में मल्टीपल हो सकता है बट एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी के हिसाब से सोचते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। तो एट सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ऑब्वियसली ये जो भी मल्टीपल एलील है वो लोकस, तो एलील का मतलब क्या हो गया, सेम लोकस पे ही होता है, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, लेकिन लोकाई दोनों का सबका सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट देखते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑन नॉन सिस्टर, इसको थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, पहले बाकी को देखते हैं। तो अभी तक इसमें हो सकता है, बाकी इसमें छोड़ दिया। ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं होता बच्चों, एक ही क्रोमोसोम, बट जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोला उस पर एलील हो सकता है, तो इसको छोड़ो, डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं होगा। ए डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे लगे लोकस सेम होगा, इसलिए तो पहला ऑप्शन ठीक था ना बच्चों, सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स पे होता है, ठीक है। अब आते हैं ये वाला जो ऑप्शन दे रहेगा ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। तो बच्चों जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें अगर मान लो 2 क्रोमेटिड है, डायड कंडीशन है, तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, तो इनमें दोनों को क्या बोलते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बट अगर हम मान लो इसका एक और दूसरा होमोलोगस पेयर जो ले लेते हैं उसमें भी सेम ऐसा ही, तो अब इसमें बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा दोनों आपस में, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो इस पे और इस पे दोनों पे लोकस पे हो सकता है। जैसे हम लोग जब भी क्रोमोसोम्स, जब भी हम एलील शो करना होता है बच्चों, तो ऐसा दिखाते हैं, देखो एक क्रोमोसोम ये हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है,
तो उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक एलील है और सेम लोकस पे उसी पे यहाँ पे दूसरा एलील है, ठीक है, एलील हो सकता है। तो ये भी हो सकता है नॉन ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो सकता है, लेकिन इससे बेटर हम लोग ले लेते हैं बच्चों ये वाला एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम सेम ही है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम 6 है तो ये भी 6 ही होगा, दोनों सेम ही क्रोमोसोम्स हो गया, लोकस तो वही फिक्स रह गया बच्चों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का जब दूसरा होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, लेकिन बेटर हम क्या ले लेते हैं इसमें, ये वाला ले लेते हैं आंसर। तो इसमें आंसर हम लोग ले लेते हैं बच्चों आपका फर्स्ट आंसर कंसिडर करेंगे, दैट्स अ मोर एक्यूरेट। सेकंड भी है, ऐसा नहीं कि बोला कि ये गलत दिया हुआ, सही है, बट एट दैट टाइम वी गोइंग गो थ्रू द फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू गए जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1 बच्चों, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया हम लोगों का आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चन कैसे लगे, अगर किसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। क्या करूँ, ह्यूमन ही हूँ तो थोड़ा बहुत तो दिमाग उड़ ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है एग्जामिनेशन के टाइम पे कि क्वेश्चंस आपसे ना बना हो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके उसको गलत करके आ जाए, ऐसा कभी नहीं करना है। नहीं पढ़ना तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है। बट फिर भी बच्चों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग नए नए ट्रिक्स सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फिर वही एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बच्चों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नए और पुराने सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइबर बढ़े मेरा भी, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।